अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़, मेरे साथ हैं राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ हैं साकिब बशीर साहब। नाज़रीन, DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब ने आज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि दहशतगर्दों से किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। बलूचिस्तान के हवाले से उन्होंने ये भी कहा कि जानबूझकर मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, मुल्क के दुश्मनों से बातचीत की कोई गुंजाइश ही मौजूद नहीं है। आज़ाद कश्मीर इशू पर भी उन्होंने बात की। उस हवाले से उनका कहना था कश्मीर पाकिस्तान की शहरग था, शहरग है और शहरग रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और कश्मीर एक दूसरे के अटूट अंग हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सारे बच्चे हैं लेकिन जो कश्मीर है वो सबसे लाडला बच्चा है। और मोहसिन नकवी साहब के बयान के हवाले से भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, उस पर वो कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन साथ ही इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला अवाम का होगा। शोहदा से मुतल्लिक जो बात की गई थी उस हवाले से उनका ये कहना था कि वो जो बयान आया था वो फ़हम से बाहर है। उसके अलावा गुड गवर्नेंस की भी वो बात कर रहे थे। काफ़ी चीज़ें थी जो उन्होंने आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में डिस्कस की हैं, उस पर हमने बात करनी है। पहले आपको सुना देते हैं कि क्या कहा था SPR ने। पाकिस्तान का सबसे लाडला जो बच्चा है ना वो कश्मीर है। सबसे लाडला हमारा बच्चा पाकिस्तान। मैं आप सारे रियासत माँ और बाप की जगह होती है ना, उसका लाडला तरीन बच्चा कश्मीर है। तो देयर इज ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम पाकिस्तान कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एंड ओनली वन वॉइस दैट कम्स फ्रॉम कश्मीर। पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। जो वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है एंड वी डोंट कमेंट ऑन दिस थिंग्स। हाउएवर गुड गवर्नेंस इज की टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान। जो बातचीत है ना शहीदों के बारे में जो की गई, जो उन्होंने की, आई थिंक कि वो डेप्लोरेबल है और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है। जैसे हम कहें ना नाकाबिले फहम है। उसकी वजह ये है कि जो शहादत है ना और शहीद वो पाकिस्तान की अफवाज की रीढ़ की हड्डी है। Another point that is important is कि कहा जा रहा है हमें कि जी आप जो सा है लश्कर बनाए। कब कहा हमने? जो हम कह रहे हैं हम तो एक अरसे से कह रहे हैं। राना साहब, कई अहम मामलात पर जो है लबकुशाई की है DGISPR ने। क्या क्लियर पैगाम आपने अखज़ किया है आज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आइदारे खत्बे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए बड़ी क्लियर है एक बात, तो इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है ना कि कश्मीर पाकिस्तान है और पाकिस्तान कश्मीर है जी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये नारा ना कोई दुनिया का शख्स मिटा सकता है और ये नारा मिट सकता कश्मीर के हवाले से। तो बड़ी क्लियर है। नंबर 2, दहशतगर्द कोई भी हो, हम पहले दिन से ये बात करते हैं, कोई भी दहशतगर्द हो, कहीं भी बैठा हो, किसी भी रूप में हो, सहूलतकारी के रूप में हो, सरप्रस्ती के रूप में हो, वहां पर इंफॉर्मेशन देने के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। हमारे शोहदा देके हमारे आम पाकिस्तानी जो है वो शहीद हो रहे हैं, फोर्सेस के जो लोग हैं वो शहीद हो रहे हैं, वहां पर सहाफी शहीद हो रहे हैं। तो इस वक्त में बिल्कुल रियासत को अपना काम करना है और रियासत यही काम रियासत को करना चाहिए जो वो कह रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक बात है। जिम्मेदारी निभानी होगी सियासी जमातों को, नहीं निभा रही सियासी जमातें जिम्मेदारी। क्या ये फर्ज सिर्फ अफवाज पाकिस्तान का है? क्या ये फर्ज सिर्फ पुलिस का है? सियासतदानों का फर्ज नहीं है? मैं अक्सर कहता था तो बहुत से लोग मुझे कहते थे, याद क्यों कहते हैं? इसलिए कि भाई सियासतदान जो है वो इक्तदार में बैठा है, सियासतदान इक्तदार के मजे लूटता है, सियासतदान हमारे दिए गए बजट, ये हमारा बजट है जो हमारे टैक्सों से बनता है, उससे वो मुकम्मल सहूलतें लेता है। लेकिन जब मुल्क पर मर मिटने की बारी आती है, जब मुल्क पर बात करने की बारी आती है, तो फिर हर शख्स खिसकना शुरू हो जाता है। ये लड़ाई सबको मिलकर लड़ना होगी और इस लड़ाई को लड़ने के लिए, जीतने के लिए सबको मिलकर जाना होगा। और एक बात ध्यान में रखिएगा, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2-3 चीजें और बड़ी क्लियर है जी। इंतजामी यूनिट है, इंतजामी यूनिट है। आज भी याद करें, मैंने आप बहुत परसा पहले कहा था कि बनेंगे सूबे, मैं आज भी कह रहा हूँ सूबे बनेंगे। ये सूबे इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए जरूरी है, मुआशरत के लिए जरूरी है, इन दोनों चीजों के लिए इंतहाई जरूरी है और यह बनने हैं। ये बिल्कुल डिसीजन हो चुका है। पीपल्स पार्टी के हम नहीं मानते, छोड़ दें। मैंने कल भी कहा, आज भी कहता हूँ, मुझे खुद एक पीपल्स पार्टी के सेनेटर ने, पंजाब से उसका तल्लक है, जनूबी पंजाब से, उसने मुझे खुद कहा था कि जनाब हम शोर जरूर डालेंगे लेकिन हमने सूबों के हक में ही जाना है।
पीपल्स पार्टी का सेनेटर है, किसी और जमात का नहीं है। और जहां तक दूसरी बात है, पीपल्स पार्टी उतनी देर ही चोट डालती है जितनी देर माजरत से पीपल्स पार्टी को ये समझ ना आए कि जनाब अब हमें हिस्सा नहीं मिलना, फिर चोट डालती है। जब हिस्सा मिल जाए ना तो फिर कहते हैं नहीं जनाब हलाल है, हलाल है, हलाल है। ये होता है, ना मिले तो हराम है, हराम है, हराम है, ये लफ्ज़ चलते हैं भाई। ये सियासत इस तरह नहीं होगी। अब चीजें चेंज होना शुरू हो गई हैं। अब जब बातें निकलना शुरू हो गई हैं तो बहुत तेज हो गई हैं। ध्यान में रखिएगा, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह पैगाम तो दे दिया गया जिसको मिलना था। नंबर 2, आपने बात की कि होने क्या जा रहा है, सियासत किस तरफ जाएगी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, फलां फलां। आप गौर करें, इस वक्त लड़ाई पीटीआई की नहीं हो रही, इस वक्त लड़ाई हुकूमत के अंदर हो रही है। ख्वाजा आसफ साहब ने अब्दुल हलीम खान पे क्या कहा है, आपने सुना नहीं? उनका इस्तीफा दे दें खुल के उन्होंने कहा। और अब्दुल हलीम खान साहब जो है एक बड़े अच्छे सीनियर तरीन वजीर हैं, उनके एक सियासी जमात के सरबराह हैं, जिस सियासी जमात के जो वोट है उस वो इक़्तिदार में शामिल है। और एमकेएम जो है उसकी पीपल्स पार्टी के साथ हो रही है, पीपल्स पार्टी की नून लीग के साथ लोग जो मान लीजिए आज एक तजिया कार के मुताबिक, आज उस फुटेज के मुताबिक जो कल से चल रही थी, ऐसा ही हो जाता है, इनका तस्फिया हो जाता है। लेकिन इनके अरकान असम्बली जो 2 दिन 3 दिन से बेइंतहा बातें कर रहे हैं, जो उनको कह चुके हैं, जिसकी साकब ने उस दिन निशानदेही की थी साकिब साहब ने, कि वो कहते हैं नहीं जी अब हमें इनसे अलहदा हो जाना चाहिए, फिर तो हमारी सियासत खत्म हो जाएगी। तो वो किधर जाएंगे? अब आपको लड़ाई इक़्तिदार के अंदर नजर आ रही है, और ये लड़ाई इतनी फैल चुकी है, एमकेएम वर्सेस पीपल्स पार्टी, नून लीग वर्सेस पीपल्स पार्टी, ख्वाजा आसिफ वर्सेस अलीम खान। ये अभी इसमें पीटीआई नहीं है, और पीटीआई अपनी गिलेदा जदोजहद कर रही है। और जब भी मैंने पाकिस्तान की तारीख में इक़्तिदार में बैठे लोगों की आपस में लड़ाई होते देखी है, आप तारीख को उठा के देख लें, और एक दूसरे के खिलाफ मैंने गुफ्तगू शनीद सुनी है, एक दूसरे को ताने देते हैं, तो उस वक्त इक़्तिदार जो है वो डी एंड की तरफ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा साकिब साहब, बड़े अहम निकात थे, बलूचिस्तान का मामला था जहाँ से बात शुरू हुई, अफ़गानिस्तान के हवालात हुई, इंतज़ामी यूनिट्स का मामला आ गया, आज़ाद कश्मीर का मामला आ गया, गुड गवर्नेंस का मामला आ गया, काफ़ी वसी मौज़ूआत थे। और ये सारे वो मौज़ूआत हैं जो आजकल अंडर डिस्कशन है, जिन पर बातचीत हो रही है। तो इन सब का अहाता हुआ, कुछ उन्होंने वैसे जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत की, कुछ सवालात की सूरत में चीज़ें सामने आ गईं। तो क्या आपको क्लियर पिक्चर नज़र आई है? DGISPR उनसे जब सवाल हुआ इसी हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला है, उनकी अपनी एक राय है, उस पर तो वो कह रहे हैं कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी साहब की जो बात थी उसका जो मरकज़ी नुक्ता था वो जो है वो इंतज़ामी यूनिट, और उन्होंने सूबे, या उन्होंने कहा जो भी नाम आप दें, आप जो है वो इस निज़ाम को रीसेट करना पड़ेगा। तो आज जब बात की DGISPR, उन्होंने भी उस पर कमेंट नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने खुद उस पर बात की वो यही थी। आबादी के बढ़ने के साथ उन्होंने कहा कि 4 सूबे हमारे कब से चलते आ रहे हैं, तो उस गुड गवर्नेंस की उन्होंने बात की। सूबे नए बनने हैं, इंतज़ामी यूनिट्स बनेंगे, और हुकूमत वक़्त जहाँ पे पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी अपोजिशन है, सूबे नए सूबे बनने, ख़ास तौर पर सिंध की तकसीम के ख़िलाफ़ है वो। लेकिन दूसरी जानिब अगर आप देखें तो मरकज़ में बैठे हुए जो वज़रा हैं, एक तो पीपल्स पार्टी को भी टारगेट कर रहे हैं, और जो राना साहब ने बताया कि उन्होंने अलीम खान उनको कहा कि आप रिज़ाइन करें अगर आप कहते हैं कि ये मतलब उन्होंने जो एतराज़ात किए थे हुकूमत पे। तो उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प मामला ये हुआ, एक तो अलीम खान साहब ने खुद भी एक ट्वीट किया, और उस ट्वीट में उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोगों की बादशाहत जो है वो समझते हैं कि वो ख़तरे में पड़ जाएगी। तो उन्होंने कहा कि अभी जमहूरियत है, बादशाहत नहीं है। तो वो उन्होंने टारगेट किया। और फिर इस्तेकाम पार्टी के हैं शुएब सिद्दीकी साहब, उनकी मैं ट्वीट अभी देख रहा हूं, तो उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का वो जो हल्का है सियालकोट का जो हारे हैं, PTI का जो बयानिया है कि ख्वाजा आसिफ हारे हुए थे, उनको जितवाया गया, तो जो रेहाना डार हैं उनसे उनकी तस्वीर वो शेयर करके उन्होंने लिखा है और ख्वाजा आसिफ साहब को टारगेट किया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत के अंदर हलचल है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने
हिलाया है मामलात को, और हुकूमत जो है वो एक सोच जो है वो मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही है। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी मौज़ूआत पे मैं बात करता हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली इस चीज़ को अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है कि कुछ तब्दीलियाँ बड़े पैमाने पे आएंगी, जिसकी तस्दीक कल ख्वाजा आसिफ ने भी की कि 3 माह, अगले जो 2-3 माह में कुछ तब्दीलियां आपको नजर आएंगी। अब वो किस लेवल की होंगी, नए सूबे होंगे, निज़ाम नया होगा, लोग नए होंगे, या क्या होगा? क्योंकि कल मोहसिन नकवी साहब ने ये बात की कि जो जमहूरियत जिस में हम जो है वो अभी निज़ाम हमारा चल रहा है, ये एक किस्म का नहीं, ये 4-5 किस्म का है। तो उनका मतलब जाहिर सी बात है, अगर ये निज़ाम नहीं तो दूसरा या तीसरा कौन सा होगा? ये अभी सवालात मौजूद हैं, और हुकूमती हलकों के अंदर भी ये सवालात मौजूद हैं। जहां तक जो गुड गवर्नेंस की बात, ये डायरेक्टली हुकूमत पे मतलब ये बात आती है, हुकूमत वक्त उसने डिलीवर करना है। आम जो लोग हैं वो जब तक मुतमईन नहीं होंगे, वो जिस तरह हाईलाइट कर रहे हैं चीज़ों को कि महंगाई है, लोगों का रहन सहन, लोग जो है वो नहीं गुजारा उनका हो रहा, तो जब तक जो गुड गवर्नेंस नहीं होगी, जिसकी तरफ इशारा किया DGI-SPR ने भी, कल भी मोहसिन नकवी साहब ने उसी तरफ बात की थी, तो वो जो डिलीवर अप नहीं करेंगे तो फिर निज़ाम कैसे जो है वो आगे चलेगा। बाकी उन्होंने बात की अफगानिस्तान के हवाले से, वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें चल रही हैं कि अफगानिस्तान के जो है वो एक वजीर वहाँ पे बैठ के इंडिया में बैठ के जो DNA की एक होने की बात करते हैं वो। इसके अलावा पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है अफगानिस्तान के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें पहले भी आ चुकी हैं कि अफगानिस्तान के रस्ते जो KP में या बलोचिस्तान में जो दहशतगर्दी है, वो एक तो जो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है, और दूसरा भारत जो है एक प्रॉक्सी के तौर पर उस जगह को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में जो है वो दहशतगर्दी करवा रहा है। बलोचिस्तान के हवाले से बड़ी ही कम्प्रिहेंसिव जो एक आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने तफसीलात जो है वो शेयर की कि वहाँ पे सूरत हाल क्या है, और खास तौर पर जो अदादोशुमार दहशतगर्दी के बताए, उनकी जानिब से बताए गए कि 7 माह में तकरीबन 2000 से जायद दहशतगर्द मारे गए हैं, और जो 800 मेरे ख्याल 19 दहशत जो थे जवान जो है वो शहीद हुए हैं। उसमें तकरीबन आर्मी के 300 समथिंग थे, और कुछ सिविलियन और दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस में से भी थे। और ख़ास तौर पर आखिरी में सिर्फ कमेंट करूंगा, ये एक बड़ी मुझे अच्छी बात लगी, और ये चीज़ यकीनी तौर पर जो पुलिस है हमारी, जो सिक्योरिटी जो फ्रंट लाइन पे होती है, वहाँ उनके अंदर थोड़ा सा ये एक चीज़ पाई जाती है कि हमारा नाम जो है वो नहीं लिया जाता। तो मेरा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान में जो पिछले दिनों पुलिस एहलकार शहीद हुए थे, उनको आज खड़े हो के उनको जो ट्रिब्यूट पेश किया गया वो बहुत ही पॉजिटिव और बहुत पेश किया गया है। ये बड़े वो मनाजिर जब रहे थे तो बड़े ये चीज़ क्लियर हो रही थी कि वहाँ पर पाकिस्तान की जो तमाम फोर्सेस हैं वो कोशिश कर रही हैं, और जिस तरह से गुड गवर्नेंस की भी इस वक्त बात हो रही है, तो राना साहब ये गुड गवर्नेंस का जो मौजू है, ये सब्जेक्ट बहुत वसी है, ये टॉपिक बहुत वसी है। गुड गवर्नेंस की जब बात हो रही है तो इसमें क्या सिर्फ वफाकी हुकूमत की गुड गवर्नेंस आ जाती है, या ये तमाम सूबे जो 18वीं तरमीम के बाद बजट का एक बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, इनके गुड गवर्नेंस पर भी बात होनी चाहिए कि ये सूबे आखिर क्या कर रहे हैं? नहीं, ये बात चारों सूबों की भी है, ये बात नहीं है कि सिर्फ वफाक की बात है। वफाक के बाद अब क्या है? वफाक के बाद तो इस बजट में कुछ आया ना, इससे पहले क्या था? गुड गवर्नेंस हमेशा मुल्क की बात की जाती है, गुड गवर्नेंस सूबे की बात की जाती है, सूबा उस मुल्क का हिस्सा होता है। ये तो बात बड़ी क्लियर है। आपने नहीं देखा गुड गवर्नेंस का ये आलम है कि अटॉर्नी जनरल के घर पुलिस का छापा पड़ जाता है जी। गुड गवर्नेंस का ये आलम है कि शहर लाहौर के अंदर PTI का एक रहनुमा दिन दिहाड़े कत्ल हो जाता है। गुड गवर्नेंस ये है कि आप देख रहे हैं कि किस तरह दहशतगर्द आते हैं, हमला करते हैं, चले जाते हैं। गुड गवर्नेंस ये है कि अगर हमारी फोर्सेस हरकत में ना आए तो कोई और जो है वो उसको रोकने के लिए तैयार नहीं होता, कोई इतला देने के लिए तैयार नहीं होता। तो गुड गवर्नेंस देखिए, आप गौर करें ना, अपने इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी गुड गवर्नेंस के नाम पे, और इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी कि आप माशी इस्लाहात ठीक नहीं है, जो भी उनपे लगे खत्म हो गई। अब वही आप तस्वीर देखें, फिल्म रिपीट हो रही है, फिल्म जो है ना वो रिपीट हो रही है, रिपीट की तरफ जा रही है। वहां पर एक आपने राजा रियाज खड़ा किया, उनके साथ बंदे चले गए, यहाँ पर तो 20 राजा रियाज खड़े हो गए हैं। यहाँ पे तो आपस में दाल जो है वो किस तरह बट रही है वो आप देख ही रहे हैं। तो यहाँ पे तो लोग कह रहे हैं दे दोगे तो
तो वेलकम जी, खुश हो जाएंगे। ठीक नहीं है। दोगे तो फिर देखी जाएगी। अच्छा राना साहब, अब तो मैं आपको एक खबर दे दूं, जहाँ जी। बलोचिस्तान में कुछ पकड़े जाएंगे ना, जी। वहां पर पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी मगरमच्छों पर, सरकारी नौकरियों पर रहकर अरबों खरबों रुपए कमाने वालों पर भी हाथ पड़ने वाला है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। ठीक। और ये हाथ पड़ने वाला है, इसके लिए तैयारी हो चुकी है। मैं पहले भी प्रोग्रामों में कह चुका हूँ। अब तो बकायदा इशारे मिलने शुरू हो गए हैं। अब तो हुकूमत के अंदर बैठे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है। क्या नहीं कहा मोहसिन नकवी साहब ने जो बात कही, उसको गौर से सुने कि हमारे पास है क्या। हम कर्ज लेते हैं, उससे गुजारा कर रहे हैं। हम कर्ज लेते हैं, बजट बनाते हैं। यही चलते जाएगा। अगला भी कोई आ जाए, उससे अगला भी आ जाए। मैंने आपको ये हकीकत कह रहा हूँ। आज मुझे एक तगड़े वफाकी वजीर ने एक बात कही जी। उसने कहा हम तस्लीम करते हैं कि हम फारिग हो चुके हैं, हम नहल हैं। ये लफ्ज उसने कहा। उसने कहा जी नहीं, हम काबिल ही नहीं। क्या करेंगे आप? भाई बड़ी क्लियर सी बात है कि बच्चा भी गोद में उतनी देर उठाया जाता है जितनी देर वो बच्चा गोद में उठाने के काबिल हो। बच्चे को गोद में उठाने के बाद जब जमीन पे छोड़ते हैं, ऐसे छोड़ते हैं, पहले आहिस्ता आहिस्ता चले, चलने के बाद फिर सही तरह चले, वॉकर के बगैर भी चले, फिर खुद चलना शुरू हो, फिर भागना शुरू हो। तो अगर बच्चा ही मजबूर हो तो फिर क्या करना आपने? सही हो गया, बिल्कुल। अच्छा साकिब साहब, ये जो अब सियासी तौर पर कोई इजलास की बातें हो रही हैं, मुलाकात की बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी के नून लीग के मामलात सॉर्ट आउट हो गए हैं या सॉर्ट आउट करवा लिए गए हैं, ये क्या खबर है आपके पास? एक तो हमजा साहब, ये जब इनकी आपस में बयानबाजी शुरू हुई, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगना शुरू हुए। यानी कि पीपल्स पार्टी ने मैंडेट जाली होने का और राना सनाउल्लाह साहब ने करप्शन का इल्ज़ाम लगाया। बड़ा संगीन इल्ज़ामात है दोनों। तो उसी वक्त ये मतलब डिस्कशन हो रही थी, वैसा चल रहा था कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ अलग नहीं हो सकती, अलग अलग नहीं चल सकती। और ये एक नूरा कुश्ती है और ये चीज़ें आगे चलकर ये इसी तनख्वाह पे एक दूसरे के साथ काम करेंगी। तो उस बात शुरू हुई थी जीबी इलेक्शन से, फिर आई एजेके इलेक्शन में, फिर पिछले 2 दिन पहले जो है वो बिलावल साहब ने टोन बहुत सख्त की। और जो मुस्लिम लीग नून है, नवाज शरीफ साहब की या शरीफ फैमिली की पूरी हिस्ट्री 1985 से लेकर कि कैसे ये इन हुए सियासत में और कैसे आए 2013 का आरओज इलेक्शन, और सारी उन्होंने पूरी हिस्ट्री जो है वो बयान कर दी। और दूसरी जानिब भी जवाब किसी न किसी सूरत में जो है वो आते रहे। अब जो है वो पिछले कल से ये कोशिशें हो रही थी और जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके, आपने एक क्लिप भी आया था, उसमें आपने देखा होगा कि उनके रहनुमा आपस में मिल रहे हैं और खुश भी हो रहे हैं। और उसके बाद एक नशिस्त भी हो चुकी है उनकी आपस में। और उस नशिस्त में इनिशियली जो चीज़ें जिस पे ऑब्जेक्शन है पीपल्स पार्टी का, वो जहां से बात शुरू हुई थी, वैसे तो मतलब देखें ना कि मरकज में बैठे हुए तो मामलात रूटीन में चल रहे थे। बजट पेश हुआ पिछले मंथ जून को, तो बजट में तो मान लिया उन्होंने पीपल्स पार्टी की जो वहाँ पे सिफारिशात थी, तजावीज़ थी, और प्लस जीबी इलेक्शन को भी मान लिया। कोई मसला नहीं था मरकज में। मसला आज़ाद कश्मीर वहाँ पे एजेके इलेक्शन में ही शुरू हुआ ना। तो वहीं जो उनकी वहाँ पे एतराज़ात हैं वो सामने रखे गए हैं मुस्लिम लीग नून के सामने, और उनको कहा गया है कि 4 हलकों में जो धांधली हुई है उसके हमारे पास सबूत भी हैं, जो उन्होंने मीडिया को भी दिखाए हैं। और उन्होंने कहा कि आपके लोगों ने ये धांधली की है, और बड़ी क्लियर कट एक लाइन मुस्लिम लीग नून को बताई गई है, जो जलसे में भी उन्होंने कही और वहाँ भी उन्होंने कहा हम आपके साथ चल रहे हैं। और वो जो बात करते हैं मजबूरी में चल रहे हैं, और हम इस मुल्क के लिए चल रहे हैं, मुल्क की माशी हालात और जो है वो जो सिचुएशन है उसके लिए हम जो है वो इकट्ठे होकर चल रहे हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि अगर अगले 2 जो फेज हैं उसमें भी मुस्लिम लीग नून ने इस किस्म की धांधली करने की कोशिश की और हम पे वो इलेक्शन मुसल्लत किया गया जहां पे जाली मैंडेट हुआ, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि अगले 2 फेज जो है उसमें ऐसा कोई मामला ना हो। लेकिन हमजा साहब, मैं आखिरी इस पे कमेंट करूंगा, एजेके इलेक्शन पे मुस्लिम लीग नून एक बेहतर पोजीशन में ऑलरेडी आ चुकी है। उसको एक फेज से जो नशिस्तें मिल चुकी हैं, उनकी तकरीबन 90% नशिस्तें उनकी निकलनी है कहां से?
महाजरीन की नशिस्तें उनकी निकलनी है जी। क्योंकि पंजाब में ज्यादा नशिस्तें हैं तो उनकी वो निकलने के बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं। ठीक है, राणा साहब साकिब साहब ये कह रहे हैं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वैसे ही फॉलो ऑन का शिकार हो चुकी है, तो इतनी आसानी आगे नहीं होगी। आपको ये चलते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं कि नहीं चलते हुए नजर आ रहे हैं? आपने तो कहा था कि अब चांसेस नहीं है, लेकिन कल कोशिश हुई है, कोशिश की गई है, उसके क्या आपको नजर आ रहे हैं कि फ्यूचर में चीजें सामने आएंगी? बिल्कुल नहीं चलेंगे। आपको नजर आ जाएगा कि ये 2 दिन है। 2 दिन के बाद आपको 2 तारीख की शाम को जिस वक्त हम बैठे होंगे, अगर हमारा प्रोग्राम उस दिन हुआ, नहीं तो उसके अगले दिन जब भी प्रोग्राम हुआ, तो आपको नजर आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी फिर ठीक नहीं होगी। 2 चीजें ध्यान में रखिएगा। पीपल्स पार्टी जो है वो जितनी मर्जी कोशिश कर ले, अब जो आने वाले दिनों में जो काम होने जा रहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी को सियासी शहीद बनना पड़ेगा। और ये पीपल्स पार्टी के अंदर फैसला हो चुका है। वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन में बन जाए, वो आजाद कश्मीर के इलेक्शन की बुनियाद पे बन जाए, वो आजाद कश्मीर में किए गए इलेक्शन के जो कमिटमेंट जिसे हम कह रहे हैं, जो एक के साथ फैसले हो गए। देखिए, अगर फैसले हो गए हैं, ये हल्के खुलने के फैसले, सारा कुछ हो गया है, तो आज ऐलान हो जाना चाहिए था ना कि जनाब ये जो 4 या 6 हल्के हैं, जिनमें ये 4 या 4 हल्कों के ये पोलिंग स्टेशन जो है, यहाँ पर रीपोलिंग होगी, यहाँ पर दोबारा गिनती होगी, या यहाँ पे जो 90% वोट या जो भी वो दावा करते हैं, इनको जनाब इस पर एक कमीशन बना दिया कि अभी तक तो जिस वक्त तक स्टिल हम प्रोग्राम कर रहे हैं, अभी तक तो ऐसा नहीं ना हुआ। तो इसके बाद कितने दिन रह गए? 1 दिन रह गया ना बीच में। अगर वो 1 दिन गुजर जाता फिर तो अगला इलेक्शन आ गया। तो यहाँ तो फिर बिलावल साहब जो है उन्हें तस्लीम कर लेना चाहिए कि उनकी बात नहीं मानी गई और बिल्कुल वो फारिग हो गए हैं। और यहाँ फिर ध्यान में रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, टीवी पर आकर ज्यादा गुफ्तगू की है शरजील मेमन साहब ने, गुफ्तगू की है नदीम अफजल चंद साहब ने, गुफ्तगू की है राजा परवेज अशरफ साहब ने, गुफ्तगू की है कमर जमान कायरा साहब ने। ठीक है। अब मैंने आगे भी कहा था कि लोगों की ज़हनी यादाश्त अब इतनी कमजोर नहीं है। और वैसे भी मैं आपको जो इशारा दे रहा हूँ, इसको इशारे ही में मैं आपको खबर दे देता हूँ कि अब निभने वाली नहीं है, गुजरने वाली नहीं है। लंबी चोरी इनकी साफत में रफाकत कायम नहीं रही। बिल्कुल ठीक है जी, लंबी रफाकत कायम नहीं रही। ठीक है जी, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का मामला है और नून लीग पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर जुमले कस रहे हैं, वार हो रहे हैं। ख़ास तौर पर जो रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं, लीडरान हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसे जुमले आ जाते हैं जिस पर दूसरी जानिब से उससे भी सख्त जुमले आ जाते हैं। तो ये जो बयानात का सिलसिला ये जारी था, लेकिन अब खबर ये आ रही है, कुछ रिपोर्ट हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुफाहमती इजलास हुआ है और कुछ चीज़ें तय पाई हैं। इस खबर में कितनी सदाकत है, इस हवाले से हमने बात करनी है। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब मौजूद है। तालपुर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, बड़े तुंदो तेज़ हमले एक दूसरे पर होते रहे थे और सब फॉर्म 47 से शुरू होने वाली जो बात है वो क़यामत तक पहुँच गई थी, लेकिन ये वापसी कुछ हो रही है, नहीं हो रही है। खबरें सामने आ रही हैं कि मुफाहमती इजलास भी हुआ है, कुछ लीडर्स की मुलाकात भी हुई है। हकीकत है जी इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम सलाम। देखिए, राब्ता तो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ। कोई इजलास ऐसा तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ है, पर राब्ता ज़रूर आपस में है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मुस्लिम लीग भी कुछ होश के नाखून पकड़ेगी। अभी मुफाहमत की तो बातें चल रही हैं, पर मैंने कोई आधा घंटा पहले नून लीग का जो है ऑफिशियल पेज देखा था, तो उस पर तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं है जिसमें कुछ मुफाहमत की बात हो। पर मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ जो है वो जो चल रहा था सिलसिला, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। पर मेरे ख्याल से शायद पीपल्स पार्टी की तरफ से होगी, नून लीग की तरफ से कमी है। अच्छा, राणा साहब। अच्छा, तालपुर साहब, आप कह रहे हैं उनके ऑफिशियल पेज, अभी थोड़ी देर पहले एक तकरीर भी हुई है, उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमें धमकी देते हैं, बिलावल साहब ने कल कहा था ना कि फिर इनकी उल्टी गिनती शुरू, तो उसमें उन्होंने कहा कि घबराए ना, हम नहीं आप भी जाएंगे। एक तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये कहा गया है, और दूसरा कल मोहसिन नकवी साहब ने एक बड़ी धुआंधार सी तकरीर की है। अलीम खान ने आज उसकी हमायत की है
और ये जो है नए यूनिट, नए सूबे, तो इन दोनों खबरों पे बताइएगा जरा आपके रिमार्क्स क्या हैं। जहां तक नए यूनिट्स की बात हुई जरूर है, पर ये नए सूबों की बात जो है उनके बस की बात नहीं है नकवी साहब की, क्योंकि वो हो सकता है कोई ऐसा दिमाग में बात रखते हो, पर पीपल्स पार्टी सिंध की जो है तकसीम के लिए किसी सूरत भी ना राजी है ना राजी होगी। और अगर कोई ऐसा तरीक़ेकार मोहसिन नकवी साहब के पास है तो मेरे ख्याल से उनको फिर भी 2/3 मेजॉरिटी तो चाहिए होगी ना। और 2/3 मेजॉरिटी पीपल्स पार्टी की खसूसन सिंध के सूबे से वो कैसे आएगी, वो कहाँ से आएगी, जब पीपल्स पार्टी एक चीज़ पे राजी नहीं है, जब पूरा सिंध एक चीज़ पे राजी नहीं है, जब पूरा सिंध पहले भी इस चीज़ पर एक हो जाता है, सारी आपकी जमातें इस चीज़ पर एक हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से हो सकता है पंजाब KPK में शायद उनकी हुकूमत, उनके MPAs, उनकी असेंबली राजी हो करने के लिए, पर सिंध में तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक एनी मोर डिविजन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स और प्रोविंस। साकिब साहब, ये बताइएगा सर तालपुर साहब कि बिलावल साहब ने ये भी कहा है, बातचीत तो हो रही है, ये भी हमारे मुलाकात भी कुछ छोटी मोटी हुई है नून लीग और PTI पीपल्स पार्टी के लोगों की, लेकिन बिलावल साहब ने ऐसे लगता है कि एक शर्त रखी है कि जो 2 फेज़ अगले होने हैं कि इनमें धांधली नहीं होनी चाहिए। तो अगर जो है वो आपको मतलब ये धांधली या जिस तरह पीपल्स पार्टी अज्यूम कर रही है, जिस तरह पहले फेज़ में देखा, तो अगर अगले फेज़ में भी इस तरह के मामलात हुए तो फिर पीपल्स पार्टी की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि माहौल बन चुका है, मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत होनी है आज़ाद कश्मीर में। जी, माहौल बन तो नीचे का माहौल बनने की कोशिश हो रही है, धांधली की कोशिश हो रही है, धांधली में ये कामयाब भी हो गए हैं, पर मैं समझता हूँ इन लोगों ने, नून लीग ने खसूसन एक ट्रेलर देख लिया है। इन्होंने जो पिछले फेज़ में जो धांधली की उसका रिजल्ट क्या हुआ, उसे हमने किस तरह से टैकल किया, हमने क्या उस पर हमारा मौक़िफ़ था, तो मेरे ख्याल से अब फिर से सेकंड फेज़ में तो मैं धांधली का इम्कान नहीं रखता हूँ, क्योंकि उनको पता है कि बहुत जो है चीज़ उनके कंट्रोल से निकल जाएगी। मैं ये भी इंफॉर्मेशन है कि शहबाज शरीफ साहब भी खुश नहीं हैं, जो नून लीग की तरफ से जो कमेंट्स हुए हैं उन पे भी खुश नहीं हैं, और जो धांधली की इत्तलात कुछ उन्होंने कंफर्म की उस बात पर भी वो खुश नहीं हैं। तो आई होप मरीम नवाज साहिबा भी अपने प्राइम मिनिस्टर के कहने पे चलें और माहौल को भी बेहतर करें, और कश्मीरी इलेक्शन को भी आज़ादाना जो है होने दें। उसमें मेरे ख्याल से नून लीग का भी फ़ायदा है। कश्मीर की हुकूमत के पीछे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं पाकिस्तान की हुकूमत नून लीग खो के ना बैठ जाए। अच्छा तालपुर साहब, लेकिन ये मफाहमत किस बुनियाद पर हो रही है, किस बिना पर हो रही है? जो मफाहमत हो रही है, पीपल्स पार्टी डिमांड क्या कर रही है, और क्या नून लीग वो डिमांड मानने को तैयार है? क्योंकि अभी तक 4 हलके सामने आए हैं जिस पर आपको एतराज है। बिल्कुल, मैं अभी तक नहीं समझता। जहां तक बात है शहबाज शरीफ साहब की, उनका तो मुझे पता है कि वो एक मूड में नहीं है झगड़ा करने के, फसाद करने के, फटा करने के, पर मैं अभी तक कोई सीरियसनेस नीचे की जो क़यादत है मरियम नवाज कौन है मूड सर कौन मूड में है? जो प्राइम मिनिस्टर भी हैं, सदर भी हैं, मतलब जो नून लीग के, वो पार्टी भी चला रहे हैं, हुकूमत भी चला रहे हैं, आप कह रहे हैं वो मूड में नहीं है। मैंने शर्जील इनाम मेमन साहब को भी सुना, उनका भी वो बात इसी तरह की कर रहे थे कि वो मूड में नहीं है। तो कौन है इस हुकूमत में मूड में जो पीपल्स पार्टी से लड़ाई चाहता है? देखें, एक चीज़ तो आपको पता है कि ना पीपल्स पार्टी ने खुशी में वोट दिया है नून लीग को, ना ही नून लीग कोई हमसे खुश है। हम नून लीग की मजबूरी हैं और पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, इकॉनमी हमारी मजबूरी है। इन दोनों मजबूरियों के पीछे हम भाग दौड़ कर रहे हैं। और आपको इत्तला होगी कि हमारे MNAs भी शदीद बड़े अरसे से, आज कल की बात नहीं या कश्मीर इलेक्शन की बात नहीं है, उसके अलावा हमारे जो MNAs हैं वो सख्त नाराज़ हैं। जो एटीट्यूड है नून लीग का, उनके वज़रा का, कोई काम करने को पीपल्स पार्टी के तैयार नहीं होते हैं, असेंबलियों में वो आते नहीं हैं, फ़ोन वो उठाते नहीं हैं। तो नाराज़गियाँ तो पहले से हैं, अब वो शिद्दत इख्तियार कर रही हैं। GB के इलेक्शन में कुछ गर्मा गर्मी हुई, कश्मीर के इलेक्शन में आपने देखा बहुत चीज़ें हाथ से निकल गई।
तो अब अगर इनको अपनी हुकूमत संभालनी है तो इनको वापस पैरों पे अपने आना पड़ेगा, जमीन पे आए। बहुत आसमान में उड़ लिया इन लोगों ने, अब इनको वापस नीचे आके जमीनी हकायक दे के चलना होगा। और ये धांधली का मेरे ख्याल से अब सोच भी नहीं सकते। दो दिन रह गए हैं अगले इलेक्शन के राउंड 2 में। 2 दिन में अगर यही रिजल्ट आया, एक तो 2 तारीख आपकी डेडलाइन है, जो डेडलाइन दी है बिलावल साहब के 2 तारीख तक हल्के खोले, उसमें भी अब कल का दिन है, परसों आपको नहीं हल्के खुलते तो वो भी खत्म हो गई, और 2 तारीख को नया फेस भी है। तो आप समझते हैं कि इन 24 से 48 घंटों में अगर वजीर आजम पाकिस्तान चाहे तो वो हल्के खुल सकते हैं। तो आपको कोई इतला है खुलेगी या नहीं खुलेगी? हल्के नहीं खुलते फिर आप क्या समझते हैं इसमें सबकी मुशावरत शामिल नहीं? देखिए, हमें उम्मीद तो है कि ये हल्के खोलेंगे और हमसे कमिटमेंट भी किसी लेवल पे की है कि हम हल्के खोल के देंगे। अब अगर हल्के नहीं खुलते तो भी हल्के नहीं खुल रहे, वो खोलना नहीं चाह रहे या उनसे खुल नहीं रहे, तो ये दोनों चीज़ें भी हमें माइंड में रखनी पड़ेंगी। अच्छा, नहीं तैमूर तालपुर साहब, हल्के खुल जाते हैं और खुलने के बाद आपको कोई उम्मीद है कि आपके हक में खुल जाएंगे? हर चीज़, जो मेन चीज़ है ना, बाकी बहुत सारे शर्त शरूत होंगे, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होंगे, पर जो मेन शिकायत है, मेन बात है, हमें फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहिए, वन साइड इलेक्शन नहीं चाहिए। अगर ये वो करने में तैयार हो जाते हैं और हमें नज़र आता है, हारना या जीतना कोई बड़ी बात नहीं है, हार जीत नसीब में होगी, वो मिल जाएगी। हमारे वोटर हैं, हमारे कैंडिडेट्स बड़े मजबूत हैं, तो हम बस फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहते हैं। अगर वो कर देंगे तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मसले बढ़ जाएंगे नून लीग के लिए वफाक में। अच्छा तालपुर साहब, सर ये बताइएगा कि गुज़श्ता रात को ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दिया गवादर और कराची को जो है वो फेडरल उसके साथ मिलाने के हवाले से, और दानियाल जो तलाल चौधरी साहब हैं उनको मैंने सुना तो उनसे जब सवाल हुआ कि मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि मज़ीद सूबे, उन्होंने कहा बिल्कुल शुरू करें, और शुरू करें सिंध से, क्योंकि जो बैड गवर्नेंस है जिस जगहों पे, जिन जगहों पे, वहाँ से आप शुरू करें, और उन्होंने सिंध का हवाला दिया। तो आप इत्तेहादी हैं, ये सूबों वाले मामले पे लगता है कि ये मामला कहीं फड्डा जो है वो बनेगा, ऐसे लग रहा है। और मुस्लिम लीग नून जिस तरह ज़ेन बना रही है या बना चुकी है, उससे आप उस पर क्या कमेंट करेंगे? मैं समझता हूँ ये कोई सीरियस कमेंट नहीं है। ये जो आजकल वॉर ऑफ वर्ड्स चल रही है, ये उसी का हिस्सा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि इतनी बात मुझे कंफर्म पता है कि शहबाज शरीफ ने बड़ा क्लियरली कहा है कि ये सिर्फ तभी होगा सिंध में जब पीपल्स पार्टी मानेगी और उनकी रजाबंदी होगी, उसके अलावा हम किसी चीज़ पे आगे नहीं जाएंगे। एंड आई एम श्योर शहबाज शरीफ साहब विल कीप हिज कमिटमेंट। राना साहब, साहब अल्लाह करे, हम तो चाहते हैं कि मुल्क में सुकून हो और सियासी ये जो इख्तिलाफात हैं ये खत्म हो। कल बिलावल साहब ने तहरीक इंसाफ की तरफ हाथ बढ़ाया है। आज मेरी बैरिस्टर गौहर से मुलाकात हुई थी तो गैर रस्मी की गुफ्तगू भी हुई, तो उसमें उन्होंने कहा जी इन तमाम चीज़ों पर गौर हो भी सकता है, तो क्या उधर राब्ते हुए? देखिए, आपको तो याद होगा, हमने जब इलेक्शन हुई थी, इलेक्शन के बाद सबसे पहली ऑफर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने डायरेक्टली की थी पीटीआई को कि आए, आप नंबर में ज़्यादा हैं, आपका हक बनता है हुकूमत करने का, आप हुकूमत बनाएं, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। तो उनकी जो है लीडरशिप बड़ी इमेच्योर है। उस टाइम पे बजाय इसके कि वो उनसे बातचीत करते, बात आगे बढ़ाते, कोशिश कम से कम करते ना हुकूमत बनाने की, फिर देखता क्या होता। उन्होंने तभी कह दिया कि हम चोरों के साथ नहीं बैठेंगे। तो वो जब चोरों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, अब हो सकता है वो शायद अपना जिन हालात के थ्रू गुजरे हैं 2.5 साल में, उन्होंने काफ़ी कुछ मेरे ख्याल से सीखा होगा। सीखना चाहिए तो था उनको, कम से कम अगर सीखा है, कुछ एक्सपीरियंस आया है तो बिल्कुल मैं समझता हूँ चेयरमैन साहब तो वैसे भी बात करने को तैयार थे और उनको अगर अकल आएगी तो बिल्कुल बातचीत कर सकते हैं। अगर ये हाथ आप बढ़ा दिया और उन्होंने हाथ आपका थाम लिया, तो ये जो 4 हल्के आज़ाद कश्मीर के खुलने हैं, उसके बाद आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में भी जाएंगे कि जो हल्के वो कहते हैं फरवरी के हवाले से, 2024 के हवाले से, वो भी खोल दिए जाएं, जिस पे पीटीआई का एतराज़ है। अगर हाथ मिलना है तो फिर मुकम्मल मिलना चाहिए। देखिए, इन सब चीज़ों के लिए आपको 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो जाते हैं और नून लीग संभल जाती है तो फिर शायद हमारे हाथ आगे पीछे हो जाएं थोड़ा बहुत।
पर अगर नहीं तो फिर तो मैं देखता सर हूं ये कि बड़ा कैसा seriously जो उसूल है कि अगर हमारे साथ धांधली हो गई तो हम हाथ जो है वो आगे पीछे कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ ना हुई तो दूसरा किसी के साथ भी होती है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, ये उसूल कैसा है? देखिए ये आपकी मेरी गैर रस्मी गुफ्तगू हो रही है, मेरी कोई पार्टी की पॉलिसी थोड़ी है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि अगर ये हुआ, अगर धांधली वगैरह ना हुई तो फिर चीजें कुछ सेटल डाउन हो जाएंगी और होनी भी चाहिए। ठीक, मुल्क के मफाद में यही है। अच्छा तालपुर साहब, जी साकिब साहब, तालपुर साहब एक चीज़ सर और बताइएगा कि जो मोहसिन नकवी साहब ने भी कल बात की जो सिस्टम कोलैप्स होने की और जो डिलीवरी है वो नहीं हो सकी या नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, उन्होंने बात की। और DGI-SPR उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो गवर्नेंस है उस पर फोकस करने की उन्होंने बात की। वो भी उसी तरफ जा रहे कि सिक्योरिटी के हालात तब ठीक होंगे जब आपकी गवर्नेंस ठीक होगी। तो सर गवर्नेंस जो है वो पीपल्स पार्टी भी फिर बात वही आ जाती है, आप कहेंगे कि हमारे पास तो आईनी ओहदे हैं, हम तो कैबिनेट में नहीं हैं, हम उस तरह हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम लोग तो फिर आपसे सवाल करते ही रहेंगे जब तक कि आप इत्तेहादी हैं। कि बात तो फिर आ जाती है कि जो मरकजी हुकूमत है वो अगर उसकी गवर्नेंस ठीक नहीं है, सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? क्या कोई नया सिस्टम आएगा? देखें बात यह है कि जो शख्स मोहसिन नकवी साहब ये बात कर रहे हैं गवर्नेंस की, वो खुद सबसे अहम वफाकी वजीर हैं पाकिस्तान की काबीना के। तो जब वफाकी काबीना का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन खुद कह रहा है कि गवर्नेंस नहीं है, खुद कह रहा है कि हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं और ख़राब हो सकते हैं, तो इसका इलाज भी जो उनको निकालना पड़ेगा, हमारे पास तो नहीं होगा। इसलिए तो सवाल बन रहा है तालपुर साहब के एक अहम तरीन वजीर जो पाकिस्तान के अंदर अहमियत, इंतहाई अहम अहमियत है, जब वो इस बात को कह रहे हैं तो इसका मतलब है कुछ तो है ना फिर। नहीं, उसका मतलब है कि बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कैसे मोहसिन नकवी साहब इतनी बड़ी बात कर गए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो वो आदमी है जो नून लीग के भी बहुत करीब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी बड़े करीब हैं, हमारे के भी बड़े करीब हैं। हर क्वार्टर्स में जो है उनकी एक बड़ी रिस्पेक्ट है और उनकी बात मानी जाती है। जब भी कोई ऐसा इशू होता है जो सॉल्व होने जैसा नहीं है तो नकवी साहब भी बीच में मीडिएटर बनकर मसले हल कराते हैं। अच्छा सर, वैसे नकवी साहब की एक रोज पहले जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी इस बयान से। नकवी साहब की मेरे ख्याल से 2 दिन पहले मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, 2 दिन या 3 दिन, आई एम नॉट श्योर। नहीं कल नहीं हुई है या परसों रात को हुई है या कल सुबह मुलाकात हुई? मतलब कि इस बयान से एक रोज पहले मुलाकात हुई है। परसों जी। तो सवाल ये है कि ये मुलाकात परसों रात को हुई थी। सवाल ये है कि ये उस मुलाकात की वजह से बयान तो नहीं आ गया? देखिए इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ कि उस मुलाकात के बाद आया है, उस मुलाकात की वजह से आया या उस मुलाकात के बाद कोई नाराजगी उनकी थी जो वो जाहिर करना चाह रहे थे बाकी हुकूमत के ऊपर, या फिर ये कोई मैसेज था जो प्राइम मिनिस्टर साहब को देना चाह रहे थे। ये तो आप और मैं गेस कर सकते हैं। चलें, वी आर गेसिंग। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब, आपने हमें वक्त दिया। यहाँ पर हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। सवाल ये है कि अगर बात हुई है नून लीग और पीपल्स पार्टी की और अगर यकीन दहानी करवाई जा रही है पीपल्स पार्टी को नून लीग की जानिब से और पीपल्स पार्टी मानने को भी तैयार है कि ठीक है हम उस लेवल तक अब दोबारा नहीं जाएंगे बयानात की हद तक, अगर दूसरा मरहला ठीक होता है तो वो यकीन दहानी है क्या, किस बिना पर है, इस हवाले से हमने जानने की कोशिश करनी है। वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद है। कोहिस्तानी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। सर, पीपल्स पार्टी को आप लोगों ने क्या यकीन दहानी कराई है कि ऐसा क्या होगा कि उनको अगला मरहला एक्सेप्टेबल होगा और जो पहला मरहला हुआ है उसमें जिन हलकों में उनको एतराज़ात हैं उनका क्या बनेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इलेक्शन
करवाना पहली बात तो इलेक्शन कमीशन का काम है, इदारों का जो काम है। बतौर जमातें दोनों के अगर एक दूसरे से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसके लिए बैठने के लिए एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए हमारी बातचीत या जो हमारा आपको पता है वफाकी हुकूमत में भी वो हमारे इत्तेहाद में है, हमें सपोर्ट में है, वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं है मगर हमें उनके वोटों से हमारी हुकूमत कायम हुई थी और कायम है। तो ज़ाहिर है हमें कल 10 अगस्त के बाद फिर हम इकट्ठे होंगे। बाकी इलेक्शन है, हम दो अलग जमातें हैं, दोनों की अलग आइडियोलॉजी है, दोनों के अलग मंशूर है और वो हम वहाँ के अवाम के पास लेकर गए हैं। जो तलखियाँ हुई है मैं समझता हूँ वो नहीं होनी चाहिए थी। सियासी मामला जो है सियासी नरम लहजे में हमेशा डायलॉग से या अगर जलसों में भी की जाती सख्त ज़बान नहीं होनी चाहिए। तो हमारा पहले भी जो है अच्छा एक दूसरे से साथ रहा है और आइंदा भी रहेगा। आपने देखा जीबी में हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर हमने नताइज कबूल किए और हमने उनको पूरी अपोजिशन में बैठे और हमने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने हुकूमत बनाई है। तो इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जिसकी अक्सरियत होगी वो हुकूमत बनाएगी, जो अवाम का मैंडेट जिसको मिलेगा वो जमात बनाएगी। तो इंशाल्लाह ये तमाम मामला कुछ असलूबी से हल होंगे। राना साहब, खेलदास कोतानी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की है। ये इल्जामात लगाए होते ना नीचे आम वर्करों ने या एक वज़रा ने, बिलावल भुट्टो साहब ने आपको और उनके बाकी सगरे वज़ीरों ने आपको फार्म 47 का करार दिया है और मरियम साहिबा ने अपने स्पीच में बरीक वारदात धांधली की और क़यामत यहाँ तक लिखा है। तो ये क्या दोनों तरफ से जज्बात में हुआ है? मरियम साहिबा ने भी जज्बात में लिख दी है और उधर से भी जज्बात में हुआ है या कुछ ना कुछ हकीकत थी दोनों तरफ? देखिए मैंने आपको कहा बिलावल भुट्टो का लहजा जो था बड़ा सख्त और सख्त लहजे में उन्होंने बात की है। ये नरम लहजे में भी कर सकते थे। वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा ने जो जवाब दिया है बड़ा दलील से और नरम लहजे में शाइस्तगी से दिया है। जो आपने कहा धांधली का इल्ज़ाम, वो देखें वो सबको पता है कौन धांधली करता है कौन नहीं करता है। तो ये धांधली का जो अगर आप जीबी में जीते तो इलेक्शन फेयर है, अगर आपने फेज़ 1 में आज़ाद कश्मीर में हारा है तो धांधली ये नहीं हो सकता। तो ये तो वही नैरेटिव है जो पीटीआई का है कि पीके से जीता तो वो फेयर इलेक्शन था, पंजाब से हारे तो धांधली थी। तो ये जमातों की जिस तरह पीटीआई ने बयानियाँ बनाने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी ने भी कोशिश की मगर वो उसमें नाकाम गए हैं। फार्म 47 की जो बात है, बिलावल भुट्टो साहब खुद फार्म 47 से आए हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब भी 47 से आए हैं, बैरिस्टर गौहर साहब भी, हमारी जमात भी। जब तक फार्म 47 नहीं मिलेगा कोई भी एमएनए असेंबली के अंदर दाखिल नहीं होगा। ये एक मजाक बनाया गया है, एक तोहमत बनाई गई है फार्म 47। ये एक इलेक्शन का तरीक़ेकार है। इलेक्शन का जो फार्म 47 है ये मिला है, सबको मिला है तभी असेंबली में अंदर पहुँचे हैं। तो ये कहना और फार्म 47 का रिट लगाकर वो समझते हैं कि हम किसी को सियासी तनकीद करेंगे, तो सियासी तनकीद करना भी जमहूरियत है। मगर मैं समझता हूँ दलील से बात की जाए। मैं ये आपकी बात मान रहा हूँ, मैंने ये पूछा है कि क्या दोनों तरफ से लगने वाले इल्जामात जो हैं ये एक सियासत का हिस्सा थे या इनमें हकीकत भी थी? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से लगाए गए इल्जामात जो हैं उसमें कोई वज़न नहीं था, वो बेबुनियाद थे। धांधली का रोना धोना, हारने वाला ये पाकिस्तान का सियासी जमातों का वतीरा बन गया है। जो इलेक्शन हारता है उसको धांधली नज़र आती है, इलेक्शन जीतता है तो वो समझते हैं कि हमें अवाम ने मैंडेट दिया है। तो ये एक रवायत चली आ रही है, ये खत्म होनी चाहिए। अवामी मैंडेट ही था। साहब 2018 में आप भी यही कहते रहे हैं। नहीं, हम नहीं कह रहे। हमें उस वक्त एक जज ने कहा था हमारी 2 साल की मेहनतें ज़ाया ना करें। उस जज का नाम भी आपको पता है और जनरल फैज का किरदार भी उस इलेक्शन में आपके सामने है। तो ये तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर, किसी को 500 वोटों से जी वो नतायज तब्दील किए गए थे, मगर हमने
उस इलेक्शन को भी हमने कबूल किया था। आपको पता है कि तमाम जमातें इकट्ठी हुई थी, बाइकाट का सोच रही थी, फिर हम सब ने मुश्तरका फैसला किया कि नहीं, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, हम इस निज़ाम को नहीं गिराएंगे। तो निज़ाम को हमने हमारे वज़ीर आज़म उस वक्त अपोजिशन से शहबाज शरीफ साहब ने बानी पीटीआई को कहा कि आए चार्टर और इकानमी करें, सब कुछ हमारे साथ हुआ, मगर हमने कभी ये नहीं कहा, किसी पे इल्ज़ाम उस वक्त नहीं, हम हिस्सा बन गए ना निज़ाम का, उस सिस्टम का। हमने निज़ाम से बाहर नहीं गए, हम पार्लियामेंट से बाहर नहीं गए, हमने तमाम बातें अपनी पार्लियामेंट, वो भी ऐसा तो है ही सर। तो जो आपकी क़यादत की तरफ से निज़ाम लगा है वो सच्चा है, ये बता दें सर। देखें, मैं ये कह रहा हूं कि पीपल्स पार्टी का कोई बयानिया नहीं था आज़ाद कश्मीर में, वोट लेने की कोई कारकर्दगी 18 साल की नहीं थी उनके पास, जो अगर नहीं इलेक्शन की बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ जो बयानात लगे हैं उसमें आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन नहीं था, पाकिस्तान के इलेक्शन के थे। बरीक वारदात, बरीक धांधली, क़यामत, ये सारी जो चीजें हैं, क्या ये दुरुस्त है? पैसा पाकिस्तान से बाहर भेज देना, करप्शन, ये दुरुस्त है? मैं सर ये पूछ रहा हूँ, बाकी तो मेरी बात ही कोई नहीं है कि इलेक्शन कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ। राना साहब, आप मासूम ना बने। इस मुल्क में करप्शन के इल्ज़ामात लगे हैं, करप्शन डिस्कशन होती है। ये जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, ये आम होटलों पे, आम बैठक में आम आदमी करता है, मगर ये काम मेरा और किसी और का नहीं है। इसको इदारों का काम है। किसी ने करप्शन किए उनको बेनकाब करना, उनको पकड़ना, उनका एहतसाब करना। आज भी पीपल्स पार्टी के कई लीडर हैं जिन पे नेब के केसेस चल रहे हैं, तो ये नेब जाने, पीपल्स पार्टी जाने, इदारे जाने, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं समझता हूँ अगर कोई भी जुर्म करता है, मैं करूँ, मैं भी इस मुल्क में, अगर मुझे भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, मगर इसको जो फैसला करना है एहतसाब अदालतों ने करना है, नेब ने करना है। अगर बानी पीटीआई आज सज़ा भुगत रहे हैं तो ये भी उन इदारों की जो उन्होंने उनकी तोशाखाना या 190 मिलियन पाउंड के केस में जो उनको सज़ा आई है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बातें तो होती है, आम रिवाजी बातें होती है, मगर मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। इसको मुतल्लिका फोरम पे ये साबित होना है कि किसने कितनी करप्शन की है, किस जो केसेस जिस पे बरी भी उनको होना है, सजा होनी है। ये कैबिनेट के एक जो वजीर हैं उन्होंने ये बात की है, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने कहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर चुका है, आप माने या ना माने, और उन्होंने कहा है कि आप 10 साल बाद भी इसी जगह बैठे होंगे और यही बातें कर रहे होंगे कि कैसे ठीक करना है। तो इसको रीसेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं देख रहा हूँ कल से कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा इस तरह क्लियर कट कि इस पे उनका क्या मौक़िफ़ है, क्योंकि ये चार्जशीट है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ। देखें, मैं कल आपके टीवी चैनल 92 पे असद का प्रोग्राम में मैं बैठा था, मेरे से ये सवाल हुआ था। मैंने कल आपके प्रोग्राम में लाइव कहा था कि ये जिस फोरम पे उन्होंने बात की है, मियाँ साहब जो है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, मियाँ आमिर साहब, अच्छा। वो बात ये 2 साल से ये डिस्कशन कर रहे हैं। ये मैंने कल भी कहा था, मैं अभी कह रहा हूँ, ये मोहसिन नकवी साहब की ज़ाती राय है। इस मुल्क में ज़ाती राय देना, अपनी राय का इजहार करना, ये हर किसी का हक है। वो मेरे काबीना का रुकन हो, कोई आम शहरी हो, कोई टीवी मालिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई बात रखता है, अगर वो निज़ाम से किसी को शिकायत है तो जमहूरियत है, इस जमहूरियत में ककदन नहीं है। मगर ये फैसले इस तरह मैं समझता हूँ ये पार्लियामेंट मौजूद है। सर, हम मान लेते हैं आपकी बात ठीक है, जाती राय है, लेकिन आप उस पर कमेंट कर दें कि उनकी जो जाती राय है, आप अपनी जाती राय दे दें कि कोलैप्स हो चुका है या नहीं हुआ, या निज़ाम बेहतरीन चल रहा है आपकी नज़र में, या नहीं बेहतरीन नहीं चल रहा। आप अपनी जाती राय दे दें। चले, देखें, निज़ाम में खराबियां हैं, निज़ाम में खराबियां हैं। हमने कब कहा है दूध और शहद की नहरें बह रही है? इसीलिए हमने 2022 में इक़्तिदार लिया था। हमने अपनी सियासत को रियासत के ऊपर तरजीह नहीं दी, हमने रियासत को तरजीह दी। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट पे खड़ा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अगर 2022 से अप्रैल से लेकर आज तक दिन रात काम कर रहे हैं इस निज़ाम की बेहतरी, पावर सेक्टर में इस्लाहत, बजट पेश PIA का बुरा असर था, उसकी बेहतरी के लिए।
मैं ये कह रहा हूँ, अच्छा, सूबों में गुड गवर्नेंस का इशू है, किसी सूबे में कोई सूबा परफॉर्म नहीं करता है। असद साहब के भी जाती रहे हैं, ये जो अलीम खान साहब को उन्होंने इस्तीफा दे के पोजीशन पे आ जाए, ये भी जाती रहे। ख्वाजा असद साहब आपके मिनिस्टर हैं आपकी पार्टी के। मैं ये कह रहा हूँ, ख्वाजा आसिफ साहब भी हमारे सीनियर लीडर हैं, कैबिनेट के मेंबर हैं, सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर पार्लियामेंटन हैं। कोई वो बात हमेशा करते रहते हैं, हर कोई न कोई वो बात करते हैं, तो वो उनकी राय होती है, उनका तजर्बा होता है। आप मेरी राय मेरे से पूछेंगे तो मैं अपनी राय दूंगा, मैं दूसरी राय पे कदम नहीं लगा सकता। मैं समझता हूँ जो ये काबीना में डिस्कशन नहीं हुई है कि मैं आपको कहूँ कि ये हुकूमत की पॉलिसी है, ये कोई वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने जो हमारे कैबिनेट के बल्कि इस मुल्क के वजीर आजम, उसने ये बात नहीं की है, हमारे वजीर इत्तलात ने ये बात नहीं की। जाती राय मेरी भी हो सकती है, ख्वाजा आसिफ साहब की हो सकती है, दूसरे की भी हो सकती है, उसमें कोई, मैं समझता हूँ बातचीत में, डायलॉग में कोई हरज नहीं है, कोई करता है। मगर जो बात हो रही है किस तरह होगी, किस तरह करनी है, इसके लिए पार्लियामेंट का फ्लोर मौजूद है, पार्लियामेंट ही सुप्रीम है। पार्लियामेंट सूबाई असेंबली, अगर किसी सूबे में कोई सूबा बनता है, कोई डिवीज़न करनी है, तो उस सूबे की जो है 2/3 मेजॉरिटी, उसमें जब तक वो करारदाद पास नहीं करेगी, फिर नेशनल असेंबली, सेनेट, एक प्रोसीजर है। हुकूमत के बेंचेस में कोई कंफ्यूजन मौजूद है या सब कुछ क्लियर है आपको कैसे चलना है और किस तरह से सेटअप आगे बढ़ेगा? देखें, हुकूमत कभी कंफ्यूज नहीं होती है। जिस दिन हुकूमत कंफ्यूज होती है उस दिन हुकूमत खत्म हो जाती है। हुकूमत पुरएतमाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब इस मुल्क की बेहतरी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। सर, वो कह रहे हैं 14 घंटे भी काम करें, 18 घंटे भी काम करें, तो ऐसे नहीं चलेगा। वो तो काम को उन्होंने साइड पे ही रख दिया है। मैं ये कह रहा हूँ, ये उसकी जाती राय है, वो जो भी कहे वो अपनी राय के बिल्कुल उसका हक है, वो क्या राय देता है। मेरी भी एक राय हो सकती है, आपकी भी राय हो सकती है, किसी और कैबिनेट मेंबर की। तो ये भले राय देने में क्या बात है। इस निज़ाम में मैं कह रहा हूँ खराबियां हैं, उसको दुरुस्त करनी है। सूबों में किन सूबों में गुड गवर्नेंस का इशूज़ हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान पे किस सूबे में जो है अमल दरामद करना है, तो ये कमज़ोरियाँ हैं, इसको दुरुस्त करना है। और दुरुस्त हुकूमतों को ही करना होती है, मुंतखब हुकूमतों को करनी होती है, अवाम के मैंडेट से जो आती है। इन चीज़ों को ठीक करना है। कोहिस्तानी साहब, आपका प्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे, राना अजीम साहब को, साकिब बशीर साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।